Today we will talk about the process of study visa for UK. If you are applying or going to apply for UK study visa, you must follow the following steps I have mentioned in the slide. तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये लास्ट तक देखिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि आपने क्या क्या करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है यूके का स्टडी वीज़ा जब प्रोसेस करना है आपने उसके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है असेसमेंट बेस्ड ऑन योर लास्ट एकेडमिक्स एंड गैप इफ़ एनी। तो आप पहले तो अपना एकेडमिक्स का देखिए कि आपका अगर आपका सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम के बाद आप ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हैं या आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं और आप डॉक्टरेट डिग्री करने जा रहे हैं, राइट। तो उसके लिए आपने अपना एकेडमिक की इवैल्यूएशन करनी है। वो कैसे करनी है? आप जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं यूके की यूनिवर्सिटी में, तो आप पहले उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट आप चेक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं या आप अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं कि जो भी आपका एकेडमिक्स है उसकी जो परसेंटेज है, जो ग्रेड है, उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी कहाँ बनती है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, प्लस जो आपकी प्रीवियस स्टडी में जो आपने सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको किस डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको जाना चाहिए, जिससे कि आपका एडमिशन भी हो जाए और वीज़ा एप्लीकेशन में भी सक्सेस मिले, राइट। तो ये आपने असेसमेंट करनी है एकेडमिक के बेस पे। सेकंड थिंग, अगर आपका एजुकेशन में गैप्स हैं, कई स्टूडेंट्स का होता है कि 12th के बाद गैप आ गया ग्रेजुएशन करने में, या ग्रेजुएशन के बाद अभी गैप है उनका और वो 2-3 साल के बाद अपना आइल्स या पीटी टॉफल देने के बाद वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो वो गैप जो है, वो गैप में कोई वर्क प्रूफ है या गैप जस्टिफिकेशन उनके पास है या नहीं है, तो ये आपने पहले ही असेसमेंट करनी है या आपने कंसल्टेंट से बात करके वो भी आपको गाइड कर देगा, राइट। उसके बाद आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लेने हैं। अपने जो भी प्रीवियस एजुकेशन आपने जहाँ से करी है, आपने वहाँ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेने हैं अलॉन्ग विथ कि अगर आप गैप के ड्यूरेशन में इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, तो आपने वहाँ से भी एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का रिज़ल्ट। तो आपने आइल्स किया हुआ है, पीटी किया हुआ है, टॉफल किया हुआ है, तो उसमें आपका जो रिज़ल्ट है वो आपने वैलिड रिज़ल्ट जो 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है वो आपको चाहिए। और जो भी कंसर्न्ड कोर्स या यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी को वो पूरा कर रहा हो, वो आपको टेस्ट रिज़ल्ट चाहिए। नेक्स्ट जो आता है स्टेप कि आपने ये एकेडमिक और गैप्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक करके अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लिया है। उसके बाद आता है कि आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में आपने जो कोर्स में अप्लाई करना है, तो वहाँ से आपने कंडीशनल ऑफर लेटर लेना है। तो उस जब आप डिसाइड कर चुके हो कि आपने किस यूनिवर्सिटी में, आपने किस कोर्स में स्टडी के लिए जाना है, तो आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा। कंडीशनल ऑफर लेटर में आपके स्टूडेंट की डिटेल होगी और एक नंबर इशू कर दिया जाएगा और उसमें कोर्स का डिस्क्रिप्शन होगा, उसका कितना ड्यूरेशन है, ट्यूशन फ़ी क्या है, कब से क्लासेस लगेंगी, जिस भी इंटेक में आप जा रहे हैं, राइट। तो वो मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपने क्या करना है। कंडीशनल ऑफर लेटर तो अभी मिला है, अभी फाइनल ऑफर लेटर नहीं मिला, ना आपको कैश लेटर मिला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी SOP बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना है कि वाई यू आर गोइंग टू स्टडी इन UK एंड वाई you are going to study in that particular course in that particular university. You have to justify that along with your some family background details and financial requirement details, right। तो वो SOP बनने के बाद आपने इसके साथ जो भी आपने फंड्स की रिक्वायरमेंट एंड उसका डेमोन्स्ट्रेशन देना है। जो भी आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, इसके फंड की रिक्वायरमेंट के बारे में एक प्रॉपर एक स्लाइड बनाई हुई है, तो उसमें हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फंड की रिक्वायरमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन ये आपने देना है, आपने कॉलेज को देना है। पहले क्यों देना है? क्योंकि वो आपको एक जेन्युइन एंट्रेड, एक जेन्युइन स्टूडेंट, आपका जो जजमेंट लगाना है वो इसी के बेसिस पे लगाएंगे कि आपका एकेडमिक, सेकंड थिंग आप उस एकेडमिक और लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वहाँ कर,
तो उसको फुलफिल करने के लिए यू हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल्स विद यू और योर स्पॉन्सर और नॉट। तो ये आपने जस्टिफिकेशन लगानी है। उसके बाद आपको जो आपका एक एकेडमिक टीम से इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली होगा ही होगा। तो उसके बाद वो आपको एक अनकंडीशनल लेटर दे देंगे। अनकंडीशनल लेटर के साथ आपको फ़ी डिपॉजिट करनी है। फ़ी डिपॉजिट आप कॉलेज ने 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी डिमांड करी होती है, बट आप 6 to 9 मंथ्स तक की ट्यूशन फ़ी दे सकते हैं। मोस्टली 6 मंथ्स की देते हैं, जो रेस्ट बच जाती है वो बाद में दी जाती है। उसके बाद जब फ़ी डिपॉजिट आप कर दोगे तो आपको जो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है जो भी, तो वो आपको एक कैश लेटर इशू कर देगा। कैश लेटर क्या है? कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। तो उसने वो इशू कर दिया है आपको। इसमें सारी आपकी डिटेल्स होगी, कोर्स की डिटेल होगी और आपकी फ़ी की डिटेल होगी। तो उन्होंने आपको एक जेन्युइन स्टूडेंट की तरह आपको स्टडीज़ के लिए कंफर्म कर दिया है। ये आपका जो कैश लेटर है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है। इसके बगैर आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल नहीं लगा सकते। कैश लेटर मिलने के बाद आपने क्या कराना है कि एक मेडिकल टेस्ट कराना है। इसमें टीबी का टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, उसका सर्टिफिकेट लगता है। तो पैनल पर जो भी हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स हैं उसकी लिस्ट है। तो आपने नियर बाय जो भी पड़ता है अपॉइंटमेंट लेकर आपने अपना चेस्ट एक्सरे का रिपोर्ट लेना है, सर्टिफिकेट लेना है, जो कि आपका जब आप वीज़ा फाइलिंग करते हैं तो उसमें काम आएगा। उसके बाद आपने बायोमेट्रिक्स देना है अपना। बायोमेट्रिक्स के साथ साथ आपने एक इमिग्रेशन हेल्थ का एक इंश्योरेंस है, तो वो कंपलसरी है, वो आपने लेना ही लेना है। अगर वो आप नहीं लेते हैं वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर वीज़ा, तो अगर आप चाहे पेपर पे भी कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर आप नहीं करते हैं, आप नहीं इसका अमाउंट पे करते हैं, तो आपके पास ईमेल पर एक लेटर आ जाएगा एम्बेसी की तरफ से कि आप ये 7 to 10 डेज़ के अंदर ये आप इसको डिपॉजिट कराइए, अदरवाइज़ आपकी जो एप्लीकेशन है वो डाउन कर दी जाएगी, राइट। ये सारा कुछ करने के बाद आपकी वीज़ा फाइलिंग हो जाएगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो उसके साथ होंगे, फाइल लॉन्च हो जाएगी एम्बेसी में और उसके बाद आपका वीज़ा रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये तो ब्रीफ में मैंने बता दिया है क्या क्या स्टेपिंग्स है। नेक्स्ट स्लाइड पर थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आपने कंडीशनल ऑफर लेटर लेने के लिए आपने जो मैंने बताया था कि आपको जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अपना जो पासपोर्ट वगैरह है वो दे देना है, ठीक है। तो आपने कोर्स सेलेक्ट करके अपने कंसर्न यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई कर देना है जहाँ से आपका कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा। कंडीशनल ऑफर लेटर में आपका क्या होगा, एक स्टूडेंट आईडी क्रिएट हो जाएगी, आपका कोर्स का नेम, कोड और कमेंसमेंट ऑफ डेट एंड कंप्लीशन डेट आ जाएगी उसमें, और उसका ड्यूरेशन आ जाएगा कोर्स का, कोर्स की यूनिट्स, अटेंडेंस मोड, स्कूल का नेम, कैंपस का नेम एंड ट्यूशन फ़ी। इस तरह की कुछ डिटेल्स आपके पास आ जाएगी कंडीशनल ऑफर लेटर में, राइट। तो कंडीशनल ऑफर लेटर के बाद हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमने एसओपी बनानी है और फंड्स का जो रिक्वायरमेंट है डेमोन्स्ट्रेशन देना है, फंड्स के प्रूफ देने हैं। तो फंड्स के प्रूफ का कुछ 2 स्लाइड्स बनी हुई हैं जिसमें कि फंड्स का कैलकुलेशन ही मेन जो इसमें कंसर्न रहता है कि आप जब यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फ़ंड का रिक्वायरमेंट पहले तो आपने देखनी है कि कितना फ़ंड आपको चाहिए। तो उसके लिए क्या है, जो आपने जो भी स्टडीज़ सेलेक्ट करी है उसमें 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी कितनी है, कोर्स फ़ी कितनी है, राइट। तो कोर्स फ़ी जो है आपकी जो एम्बेसी ने भी किया हुआ है अप टू 9 मंथ्स तक के आप पे कर सकते हो। तो मोस्टली कॉलेजेस क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं कि 6 मंथ्स की आपने पे कर दी, बाकी जो है रेस्ट वो बाद में पे कर सकते हैं, राइट। स्लाइड में भी दिया हुआ है ट्यूशन फी 6 to 9 मंथ्स कैन बी पेड टू इंस्टीट्यूट बिफोर एम्बेसी एप्लीकेशन। तो एवरेज जो ट्यूशन फ़ी है वो 12,000 to 17,000 पाउंड्स पर ईयर है। और इसके साथ साथ ये तो हो गया ट्यूशन फ़ी का जो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद आता है लिविंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो ये आपने जो कैलकुलेट करने हैं, ये जो गवर्नमेंट ने यूके की एम्बेसी के ऊपर भी मेंशन है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने इस स्लाइड में लिंक भी दिया हुआ है, नीचे आप ब्लू कलर में देख सकते हैं www.gov.uk/student-visa/money। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि कुछ वीडियो में कुछ मेरे पास कमेंट्स आए कि ऑस्ट्रेलिया का जो था विजिटर वीज़ा के लिए, तो उसमें था कि इसमें बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आई क्लियर यू वन थिंग कि जो भी ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ
ये इंडियंस के लिए भी हैं, दूसरे एशियन नेशंस के लिए भी हैं जो कंसर्न कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी के लिए, टूरिस्ट के लिए, वर्क परमिट के लिए। सेकंड थिंग कि कुछ हमारे नेटिव कंट्री इंडिया से ही कुछ लोग बाहर जाकर किसी दूसरे वीज़ा पर रह रहे हैं, तो जब वो अप्लाई करते हैं तो कंडीशंस कुछ डिफ़र हो जाती हैं, राइट। किसी दूसरे वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो उसके हिसाब से कॉमन बनाई जाती है वीडियो। और अगर आपने वो चेक करना है या कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, और कमेंट पे जो आता है मैं उस पर भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ मैक्सिमम, कि उस पर आपको क्लैरिटी बन सके, राइट। तो उसमें कोई बुरा नहीं मानना है, आपने भी ना मैंने मानना है, तो मैं जस्ट एक क्लैरिटी कर रहा हूँ। आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती हैं ताकि आपको नॉलेज मिले, आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो भी वीडियो बनती हैं उसको आप कंफर्म करें, एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर जाएं, कॉलेज इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पर जाएं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, राइट। तो इसमें आगे जो हम बात कर रहे थे कि लिविंग एक्सपेंसेस की, तो लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं, ये यूके गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करके यूके को। तो एक तो है इनर लंदन का एरिया, राइट, और एक है आउटर लंदन का एरिया। तो इनर लंदन और आउटर लंदन में आप कैसे चेक कर सकते हैं, या आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आप जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो अप्लाई कर रहे हैं वो इनर लंदन में आता है उसका कैंपस या आउटर लंदन में। अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू शो द फंड्स फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। तो जो एम्बेसी ने अभी दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने जो दिया हुआ है कि अगर आप इनर लंदन में हैं तो इनर लंदन में जो आपको रिक्वायरमेंट है आप स्टूडेंट के लिए, तो आपको 1334 पाउंड्स पर मंथ और एंड फॉर 9 मंथ्स, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ये टेबल फॉर्म में भी मैंने दिया हुआ है कि स्टूडेंट अगर इनर लंदन में जाता है तो उसको 9 मंथ्स के लिए 12,006 पाउंड्स उसके पास फंड शो करना है, और अगर आउटर लंदन में है 9,207 पाउंड्स उसको फॉर 9 मंथ्स के लिए उसको फंड शो करने हैं। ऐसे ही अगर आप स्पाउस लेकर जाते हो या कोई डिपेंडेंट वीज़ा पे आपके साथ स्पाउस जाता है या आपके जो किड्स जाते हैं तो उनके लिए, तो स्पाउस के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर वो इंडियन लंदन में आपके साथ जा रहा है तो आपको फंड जो शो करना पड़ेगा 7,605 पाउंड्स आपको शो करने पड़ेंगे। और अगर आउटर लंदन की अगर हम बात करें तो 6,120 पाउंड्स आपको शो करना पड़ेगा फंड पर एप्लीकेंट, राइट। ये बात क्लियर है, ये आप एम्बेसी की वेबसाइट पर भी जाकर आप क्लियर कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर भी जाकर क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो कुछ लोग कहते हैं कि पूरे साल का फंड शो करना है या 9 मंथ्स का शो करना है, तो ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट पर है उस पर इतना शो किया हुआ है, लेकिन अगर आप पूरे साल का शो कर देते हैं तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू, राइट। तो उसके बाद आता है ये दो चीज़ों का मेन जो यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है और एम्बेसी ने भी देखना है, बट मैंने ये एक चीज़ और मेंशन करी हुई है कि इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस, जो इंश्योरेंस होना है, तो इंश्योरेंस वहाँ का सस्ता नहीं है, बट बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं जब आप वहाँ यूके में स्टडी वीज़ा पर जाते हैं, आप वहाँ पर रहते हैं, तो बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हेल्थ इंश्योरेंस के मिलते हैं। तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस बाय करना पड़ता है जिसका जो अमाउंट है पर एनम का अराउंड 470 पाउंड्स है। तो अगर आपकी 3 इयर्स की आपकी कोई डिग्री प्रोग्राम है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपको फंड की रिक्वायरमेंट है। तो 1.25 लाख से लेकर अप टू 1.75 लाख तक डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड कैंपस। तो ये आप वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फंड मेंटेन करें, राइट। क्योंकि अभी आपने ये लिया नहीं है, ये अभी आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, कैश लेटर आपने जो लेना है उसके लिए आप फंड का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो आपके पास ये फंड भी अगर आप ऐड कर दोगे दैट वुड बी बेटर, राइट। अब बात आती है कि ये जो फंड शो करना है तो बैंक में शो करना है या हमने लोन लेना है, एजुकेशन स्टूडेंट लोन लेना है, तो किस तरह से आपने शो करना है, राइट। तो इस स्लाइड को छोड़ के हम एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब फंड की रिक्वायरमेंट में इसमें दिया हुआ है कि प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस, तो आपने प्रूफ किस तरह से दे सकते हो, राइट। तो उसमें क्या है कि एक तो बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक लेटर इशू करेगा कि आपका जो फंड है तो इतना अवेलेबल है, जो आपने कैलकुलेट किया है उसके अकॉर्डिंग आपने रखना है, और बैंक से एक लेटर इशू करवाएगा। अब इसमें दो केसेस हैं, अगर एक तो है आपका सेल्फ बैंक अकाउंट है, आपके अकाउंट में मतलब स्टूडेंट के अकाउंट में वो फंड है, तो एक तो वो स्टेटमेंट जानी है जो बैंक लेटर जाना है,
और बैंक लेटर में क्या क्या होगा वो भी मैं बताऊँगा। और सेकेंड थिंग ये आती है कि अगर आपका स्पॉन्सर है, कोई आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर हैं या कोई लीगल गार्डियन है वो स्पॉन्सर्ड है, आप अडॉप्टेड चाइल्ड हैं तो आपका कोई लीगल गार्डियन है तो वो स्पॉन्सर अगर है आपका तो उसका बैंक का लेटर लगेगा। और सेकंड थिंग उसके साथ साथ एक प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स और लीगल गार्डियन, ये सर्टिफिकेट भी लगेगा। और एक लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप भी, एक एफिडेविट भी लगेगा जिसमें कि जो भी आपका स्पॉन्सर है वो इनटेक करेगा, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि आपके जो भी ट्यूशन फी है, लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो आपका वो पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है, राइट। तो ये आपका लगेगा। सेकेंड केस आता है कि अगर आपने अपनी ट्यूशन फ़ी के लिए आपने कोई स्टूडेंट लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया है, तो एजुकेशन लोन लिया जिस भी लोन लैंडिंग कंपनी से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लिया है, तो वहाँ से एक लोन इशू लेटर आपको चाहिए, वो बैंक इशू करके देगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करके देगा, तो वो आपको लगाना है। अब प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, मैंने ये नीचे दिया हुआ है, आपको कर्सर से दिखाता हूँ। फंड मस्ट बी हेल्ड इन द बैंक फॉर 28 डेज। तो ये क्या कंडीशन है, जो आपको फंड शो करना है जिस बैंक में, ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंसेस या प्लस अदर कुछ एक्सपेंसेस जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस का है, आपका टिकट भी बाय करनी है, तो आपने उस हिसाब से जो मेंटेन करना है बैलेंस, राइट। तो वो जो फंड चाहिए आपको वो कितना पुराना चाहिए, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। तो एक तो ये कंडीशन है कि जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो जो आपकी जो फंड की स्टेटमेंट जो लगेगी बैंक की, वो दैट शुड बी नॉट मोर देन 35 डेज ओल्डर। ये लिखा हुआ है कि जो प्रूफ ऑफ फंड है ये 31 डेज से पुराने नहीं होने चाहिए, मतलब इससे पीछे की स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। पुराने का मतलब ये है कि इससे पीछे की स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो मोस्टली जो हम करते हैं 15-20 दिन पहले की स्टेटमेंट के साथ हम लगा देते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जब वो बैंक आपको लेटर इशू करके देगा कि ये फंड इतना अवेलेबल है, आपने 10-15 दिन पहले की या 20 दिन पहले की स्टेटमेंट जब निकलवाई, तो वो एक इशू करके देगा कि जो फंड पड़ा है आपको, सपोज कि 20 लाख आपका टोटल अमाउंट बना कि 20 लाख आपने शो करना है, तो 20 लाख जो पड़े हैं वो आपके बैंक में, आपके अकाउंट में आपके 28 डेज से पड़े हैं, इससे ज़्यादा पड़े हैं या 28 डेज मिनिमम पड़े हैं, ये आपका बैंक एक लेटर इशू करके देगा। तो आपने जो भी फंड बैंक में डाल के रखना है, आपने क्या करना है कि एक तो वो 28 डेज के लिए होल्ड रखना है, उसमें से एक भी पैसा निकालना नहीं है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आप फंड कैलकुलेट हुआ है, आपने अपना फंड डाला है, आप शो कर रहे हो, तो उसको निकालना नहीं है जब तक आपका कि वीज़ा लग नहीं जाता, अप्रूव नहीं हो जाता, तब तक आपने इसको नहीं छेड़ना। एक तो ये कि 28 डेज तक होल्ड रहना चाहिए और उसके बाद आपने स्टेटमेंट निकलवानी है। 28 डेज पूरे होने के बाद उसके भी 10-12 दिन के बाद आप स्टेटमेंट निकलवाइए और उसमें वो मेंशन करके देगा कि जो जितना फंड पड़ा था, सपोज 20 लाख चाहिए आपको, तो 20 लाख ये आपका 28 डेज से ज़्यादा के लिए आपका फंड पड़ा था पूरे का पूरा, तो ये एक बैंक लेटर इशू करके देगा, वो आपने ध्यान रखना है, राइट। ये स्टेटमेंट उसमें लेटर में डला होना चाहिए स्टेटमेंट। उसके बाद जो फंड की रिक्वायरमेंट है ये मेन है, ठीक है। तो ये फंड्स आने के बाद, ठीक है, ये फंड्स का डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया हमने, तो ये कैसे शो करना है ये भी बता दिया मैंने। तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है, जो जब आप अपने एकेडमिक्स फंड्स, फाइनेंशियल्स, ये सारी डिटेल दे देते हो, तो आपका एक इंटरव्यू होता है जो अनकंडीशनल लेटर के देने के लिए है और कैश लेटर भी बाद में इशू होगा, राइट। तो जब आप वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो एकेडमिक डिपार्टमेंट से, तो आपको एक अनकंडीशनल लेटर मिलता है, उसके बेसिस पे आप उसकी ट्यूशन फ़ी भर देते हो। ट्यूशन फ़ी भरने के बाद आपको एक कैश लेटर इशू हो जाता है जो कि है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। तो ये कैश लेटर इशू होने के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर स्टडीज़ वीज़ा ऑन एम्बेसी। तो आपने अब स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, आपका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया। तो सेकंड फेज़ में वीज़ा एप्लीकेशन, जो वीज़ा की फ़ाइल लॉन्च करनी है आपकी, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ये आपको स्क्रीन पर शो किए हुए हैं। पहले तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो आपका पासपोर्ट है वो, कैश लेटर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज विद एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं ये आपको चाहिए। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का एविडेंस चाहिए, जो भी आपका IELTS-PT या टॉफिल का स्कोर कार्ड है वो चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस, रिलेशनशिप एंड स्पॉन्सरशिप लेटर जो आपने पहले दिए थे वो सब लगेंगे।
उसके बाद टीबी टेस्ट रिजल्ट्स, जो आपका जो मैं बात कर रहा था फर्स्ट स्लाइड में कि आपको टीबी टेस्ट रिपोर्ट लगानी पड़ती है जब आप वीज़ा फाइलिंग करते हैं। एक्सरे होता है आपका चेस्ट का, तो उसका आपका रिपोर्ट लगती है साथ में। उसके बाद आपको परचेज़ करना होता है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, एक इंश्योरेंस परचेज़ करना होता है जिसका फॉर स्टूडेंट के लिए 470 पाउंड्स पर ईयर है। तो आपको जितनी भी ईयर्स का आपका स्टडीज़ है तो आपको उसके मल्टीप्लाई करके उतना जो अमाउंट बनेगा वो आपको पे करना होता है, और एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है इंश्योरेंस का, तो वो आपको लगाना होता है। इंश्योरेंस का एक नंबर इशू हो जाता है उसमें, तो वो आपको वीज़ा एप्लीकेशन जब करते हैं तो उससे पहले देना होता है। अगर आप वो नहीं पे करते हैं तो आप वीज़ा फाइलिंग इसके बगैर कर देते हैं तो आपके ईमेल पर एक लेटर आ जाएगा, एक ईमेल आ जाएगा जिसमें कि आपको मेंशन होगा कि आपकी वीज़ा फाइलिंग के अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस नहीं डिपॉजिट कराया है तो प्लीज़ इसे कराइए, राइट। और आपको कराना पड़ेगा विद इन द टाइम लिमिट 7 to 10 डेज जो भी देंगे आपको, तो आपको कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी फाइल वो डाउन कर देंगे वो, राइट। तो उसके बाद साथ साथ पैरेलल में रखिए कि आपको बायोमेट्रिक कराना है, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेके बायोमेट्रिक कराना है, ठीक है। बायोमेट्रिक कराने के बाद आपको साथ जब आप वीज़ा फाइलिंग करोगे तो आपको एम्बेसी की फ़ीस भरनी है। जो स्टूडेंट वीज़ा की, सिंगल स्टूडेंट वीज़ा की जो एम्बेसी फ़ी है तो ये अराउंड 363 पाउंड्स है अप्रॉक्सीमेट। अगर मैं 1 पाउंड इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 102 इंडियन रुपीज़ लूँ तो अराउंड 37,000 रुपीज़ बन जाते हैं इंडियन करेंसी में। और आप ये चेक कर सकते हैं, आप जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका वीज़ा एप्लीकेशन होने के बाद आता है कि एम्बेसी क्या करेगी, आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो चेक करेगी, वेरीफाई करेगी। अगर उन्हें कोई डाउट लगता है तो दे कैन आस्क फॉर एन इंटरव्यू और टू डिपॉजिट सम अदर हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब कुछ होने के बाद आपका वीज़ा डिसीजन आ जाता है। एंड आई होप कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप फुलफ़िल कर रहे हो तो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स यूके स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस। आपको कोई डाउट है, अगर आप इसको और अच्छे समझना चाहते हो, अपने प्रोफाइल की असेसमेंट कराना चाहते हो, वीज़ा फाइलिंग कराना चाहते हो, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी अप ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, और यू कैन राइट मी ऑन द ईमेल आईडी गिवन ऑन द स्क्रीन। और मैं एट लास्ट मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, जो ये भी हम जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से है। अगर आपको कोई डाउट है आप इसे चेक भी कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज शेयरिंग करिए दूसरों के साथ भी, जो भी आप नॉलेज बना रहे हैं। सेकंड थिंग, आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जो भी नीडी पीपल हैं वो इसे देख सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप डिजिटल वर्ल्ड है ये, इसमें जाकर आप इसको क्रॉस चेक करें, आप देखें, यूनिवर्सिटीज़ को चेक करें, कॉलेजेस को चेक करें, और जो भी कंसल्टेंट के पास आप अगर फाइल लगवा रहे हैं तो उससे भी आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं, ये चीज़ों को क्रॉस कर सकते हैं और करना चाहिए भी। और इसके साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं कि अभी जैसे कनाडा का एक इशू हुआ कि 700 जो स्टूडेंट्स थे जब वो पीआर अप्लाई करने लगे तो उनको डिपोर्ट कर लेटर इशू कर दिया गया है डिपोर्टेशन का। तो ये इशू क्यों हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब अपना वीज़ा फाइलिंग करवाते हैं कंसल्टेंट से, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी एसओपी में क्या लिखा है, और कुछ उनके सर्टिफिकेट्स कुछ अरेंज किए जाते हैं या कुछ किए जाते हैं। तो आई विल अपील ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले तो ये कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी डमी या फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाइए, राइट। अपना प्रोफाइल को ख़राब मत कीजिए। अगर आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप 6 महीने 5 महीने लगा के अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। आप वो शॉर्टकट्स ना लीजिए, ये आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप उस अपने प्रोफाइल को असेसमेंट कराइए, अगर आपकी कोई कमी है उसको अपने प्रोफाइल को मेंटेन कीजिए आप थोड़ा टाइम लेकर, राइट। और जब आप वीज़ा फाइलिंग करवाते हो अपने कंसल्टेंट से या आप खुद भी करते हो,
तो आप जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करनी है, तो उसको क्रॉस कीजिए, बार बार देखिए, उसको समझिए कि आपके प्रोफाइल के साथ जेन्युइनली वो रिलेटेड हैं या नहीं है। अगर आप कंसल्टेंट से अपना वीज़ा फाइलिंग करवाने हैं तो जो भी आपका SOPs लगी हैं प्लस जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसको आप प्रॉपरली चेक कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जो आपके प्रोफाइल के साथ जेन्युइनली मैच्ड है या नहीं, राइट। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसल्टेंट ने आपके लिए काम करना है, बट वीज़ा आपका लगना है, वीज़ा फाइलिंग आपके लिए हो रही है, स्टूडेंट आपने वहाँ पे स्टडी करने जाना है एज अ स्टूडेंट, तो इट्स प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टूडेंट की है जिसका वीज़ा लगने जा रहा है। तो वो अपने आप अच्छे से चेक करे, अपने कंसल्टेंट से पूछे, वो बताएगा, वो ऐसा नहीं है कि नहीं बताएगा, राइट। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से इजाज़त लेता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्ते।